हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ वही टॉपिक लेकर के कि फ्रांस में किस प्रकार से 1789 से 1800 तक जो घटनाक्रम घटित हुए उसका विवरण लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। याद रखिएगा, इनमें से कई शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बास्टिल का पतन और स्टेट्स जनरल की बैठक, टेनिस कोर्ट की शपथ, इसके बाद आपके सामने गणराज्य हैं, संविधान है, जब संविधान बना इनका, गणराज्य की स्थापना है, आपके सामने आतंक का शासन शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके सामने आ सकता है। तो इस तरीके से डायरेक्टरी का शासन आ सकता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक लाइफ क्या थी जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और घटनाक्रम, पूरा घटनाक्रम भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो जब हमें पूरा टॉपिक उसका पता होगा, तो पूरा सब कुछ पता होगा गहराई से, तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो 1792 में गणराज्य की स्थापना। तो गणराज्य, ये लोग जो फ्रांस की क्रांति कर रहे थे, आम जनता और तृतीय वर्ग मिल करके ये गणराज्य की ही स्थापना करना चाहते थे, अर्थात जनता का शासन हो। तो 1792 में गणराज्य की स्थापना होती है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इसी स्लाइड में। राजतंत्र का पतन होता है और गणराज्य की घोषणा होती है और इसमें जनता की भूमिका रहती है। तो 1789 का वर्ष फ्रांसीसी क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और जनता ने राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और लुई 16 के खिलाफ आरोप लगे और वो उसमें मुकदमा चला। और 21 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस को एक गणराज्य घोषित कर दिया। गणराज्य का मतलब है जनता का शासन, और राजतंत्र समाप्त हुआ और जनता की सर्वोच्चता साबित हुई। तो इसको हम लोग थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति में 1792 का गणराज्य, आप नारा याद रखे ही हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी हम सब स्वतंत्र हैं, समान हैं और हम सब भाई भाई हैं। क्रांति की पृष्ठभूमि आपको मालूम ही है। सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, और ये सब जो कारण थे उनको वोल्टेग्यू, रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने और अपना प्रभाव दिया, अपने विचार दिए, जिससे ये क्रांति फैल गई। ये आप देख सकते हैं राजशाही की क्या स्थिति है। राजा 10, 5, 15 और 1 16। आपको इसी तरीके से लुई 16 लिखना है। लुई 16 और मैरी एंटोनेट का शासन विलासिता और अकुशलता के लिए जाना जाता था। मतलब जनता भूखे मर रही है, लेकिन उन्हें अपनी विलासितापूर्ण जीवन से समय नहीं मिलता था। वो जनता के बीच में जाते नहीं थे, उनको जनता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि हमारी जनता, फ्रांस की जनता किस प्रकार से जीवन जी रही है। 1789 की क्रांति शुरू होने पर राजकोष खाली था, क्योंकि राजा युद्ध ही में लगा हुआ था और अपने विलासितापूर्ण जीवन में जी रहा था, और जनता में असंतोष चरम पर था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर टैक्स भी लगते रहते ज़्यादा, तब भी जनता विद्रोह नहीं करती। अगर उसके पास कुछ पैसा बचता और उसको खाने के लिए मिलता रहता, तो वो शायद विद्रोह नहीं करते फ्रांस में, क्योंकि ठीक है, नहीं ले रहे हो प्रथम वर्ग से द्वितीय वर्ग से, ठीक है, हम दिए दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ तो बचे। हमें बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। हमें एक स्थिति ऐसी आ गई कि लोगों के पास खाने को नहीं बचा। तो ये एक मुख्य कारण है कि आर्थिक स्थिति बिगड़ गई फ्रांस की, और जनता ने असंतोष अपना जाहिर करना शुरू कर दिया और फ्रांस में विद्रोह शुरू हुई। तो ये क्रांति की पृष्ठभूमि है। ये आप सबको इतना बार आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, तो ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। 1792 की प्रमुख घटनाएं। तो 1792 हम क्या चल रहे हैं, फ्रांस में हमारा टॉपिक क्या है, फ्रांस में गणराज्य यानी जनता का शासन। तो 1792 की प्रमुख घटनाएं क्या क्या घटी, ये आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि कैसे महल को लोग आग लगा रहे हैं। ये सेना दिख रही है, इसको लोग मार रहे हैं, सेना भी बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितनी सेना होती उससे ज़्यादा लोग थे। भाई इतनी सेना तो नहीं रख सकता ना राजा के पास भी इतना पैसा नहीं था।
तो सेना कुछ नहीं कर पा रही है और ये देखिए ये महल को पूरा जला वला दिया है लोगों ने। तो अप्रैल 1792 में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घट रही हैं 1792 में जब गणराज्य जब बनेगा उसके पहले क्या क्या घटनाएं हैं। तो फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की जिससे क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत हुई। तो जब जब फ्रांस के पास खाने को नहीं था, जनता के पास खाने को नहीं था, जनता बार बार आपकी विद्रोह कर रही थी और फ्रांस लंबे समय से देखिए आपने देखा सप्तवर्षीय युद्ध में घिरा हुआ था, फिर अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में भी वो कूद गया और इसके बाद ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की भी जब उसने घोषणा कर दी तब जनता भड़क गई कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, सारा बोझ हम दे रहे हैं और हमारे पास खाने को रोटी नहीं है और राजा क्या कर रहा है, सिर्फ युद्ध लड़ रहा है। एक साइकोलॉजी भी होती है युद्ध लड़ने की कि जनता में ये भावना भरी जाए कि फ्रांस सर्वोपरि है, तो जनता का उन मुद्दों से ध्यान हट जाए, रोटी से ध्यान हट जाए, गरीबी से ध्यान हट जाए, टैक्स से ध्यान हट जाए। तो कई बार युद्ध जो होते हैं ना, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भी किए जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब ये अप्रैल में हुआ। अब 10 अगस्त को क्या हुआ, पेरिस में जनता का विद्रोह हुआ और ट्यूलरीज पैलेस पर हमला और राजशाही का वास्तविक अंत हुआ। लुई 16 और उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आप किला देख रहे हैं, इस पर हमला हुआ। जनता पूरी तरीके से, अब पूरा असंतोष हो गया था जनता में और पूरी तरीके से किले को घेर लिया, उस पर जो है कब्जा कर लिया। राजा को, रानी को, सबको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। राजा के जो सेक्रेटरी थे, राजा के इस परिवार के लोग जो यहाँ रहते थे, राजशाही से जो भी जुड़े हुए लोग थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ये अगस्त का घटनाक्रम है। फिर 2 से 6 सितंबर के बीच क्या हुआ, नरसंहार हुआ। नरसंहार मतलब बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया। पेरिस की जेलों में राजतंत्र के समर्थकों की हत्या की गई। तो जेल में जो राजा के समर्थक लोग थे, जो रखवाली कर रहे थे राजा की, जो बंद नहीं थे, लेकिन पेरिस के जेलों में, पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है, तो वहाँ पर जो जेलें बनी हुई थी वहाँ पर उन लोगों को ठूंस दिया जाता था जो राजा के खिलाफ जाते थे। और उनकी रक्षा कौन करता था, जो लोग राजा के साथ होते थे। तो वही सब लोग जेलों की निगरानी करते थे और जेलों की सुरक्षा करते थे। तो यहाँ पर लोगों ने उन राजतंत्र के समर्थकों की नरसंहार किया, यानी हत्या की। बड़े पैमाने पर ये हत्या की गई, यानी जो लोग राजा का समर्थन करते थे उन लोगों की हत्या की गई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 21 सितंबर 1792, अब वो दिन आ गया, नेशनल कन्वेंशन का पहला सत्र और फ्रांस में गणराज्य की औपचारिक घोषणा। तो नेशनल कन्वेंशन क्या है, नेशनल कन्वेंशन का मतलब है निर्वाचित सभा। तो एक सभा जो है एक बुलाई गई, उसका चयन किया गया कि ये लोग इस सभा में होंगे। उसका पहला सत्र बुलाया गया, यानी कि पहली बार बैठक, सत्र का मतलब है पहली बार बैठक बुलाई गई और फ्रांस में गणराज्य की औपचारिक घोषणा हो गई। अब राजा तो यहाँ पकड़ लिया गया था, कोई चलाने वाला नहीं था शासन को। तो नेशनल कन्वेंशन यानी कि आपकी एक सभा, निर्वाचित सभा, आप ये याद रखिए, नेशनल कन्वेंशन मतलब निर्वाचित सभा, निर्वाचित मतलब चुनी हुई सभा का एक पहली मीटिंग हुई। सत्र का मतलब है मीटिंग, समझ लीजिए। जैसे हमारे यहाँ मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है संसद में, जिसमें सारे लोग मिलते हैं, जो सांसद हैं वो लोग आते हैं। तो ये इसमें जो है नेशनल कन्वेंशन का पहला सत्र हुआ और फ्रांस में गणराज्य की औपचारिक घोषणा, यानी अभी मौखिक तौर पर ये घोषणा की गई कि फ्रांस में अब गणराज्य की स्थापना हो गई, यानी जनता का शासन हो गया है। गणराज्य की स्थापना 21 सितंबर 1792। अभी पीछे हम लोगों ने कौन सी डेट देखी, 21 सितंबर ही हम लोगों ने पीछे डेट देखी। इधर हम लोग देखते हैं 21 सितंबर ही चल रहा है। 21 सितंबर 1792 को गणराज्य की घोषणा होती है। तो हमने आपको बताया नेशनल कन्वेंशन यानी कि निर्वाचित सभा के पहले सत्र में जो मीटिंग होती है, बुलाई जाती है, फ्रांस को औपचारिक रूप से गणराज्य घोषित किया गया कि अब फ्रांस में राजशाही व्यवस्था नहीं है, यानी फ्रांस में राजा का शासन अब नहीं चलेगा। अब यहाँ पर गणराज्य है, यानी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करेगा। सीधे सीधे कहा जाए तो जनता का शासन है।
इसके साथ ही 1000 वर्षों से चली आ रही राजशाही का अंत हो गया। तो फ्रांस में जो 1000 वर्षों से राजा का शासन था, राजवंश चल रहा था, एक राजा के बाद दूसरा उसका पुत्र राजा बैठता था गद्दी पर। तो ये 1792 में 21 सितंबर 1792 में गणराज्य की घोषणा होती है और उसी के साथ राजशाही का अंत हो जाता है। सार्वभौम पुरुष मताधिकार, अब इसमें कौन व्यक्ति चुनकर आएगा गणराज्य में? आपने जो नेशनल कन्वेंशन जो की थी, निर्वाचित सभा थी, उसके लिए किसका चुनाव होगा, कौन कौन व्यक्ति उसमें जा सकता है? तो 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को मतदान का इसमें अधिकार दिया गया। तो अब जो है इस नेशनल कन्वेंशन में के लिए जो आप प्रतिनिधि चुनेंगे, मान लीजिए मैं नेशनल कन्वेंशन के लिए खड़ी होती हूँ, एक उम्मीदवार हूँ मैं, और मुझे जो चुनने वाले व्यक्ति होंगे उसके लिए क्या लिमिट लगाई, 21 वर्ष से अधिक होंगे और पुरुष होना चाहिए, स्त्रियां नहीं, पुरुषों को मिला था। नया कैलेंडर इन्होंने चलाया। अभी तक ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसे अभी भी हम लोग जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 365 दिन होते हैं, और अगर लीप ईयर है यानी जिस साल में 4 का भाग होता है तो उसमें 366 दिन हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। तो इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी हम लोग के अभी चल रहा है। लेकिन इन्होंने कौन सा कैलेंडर चलाया? एक नया कैलेंडर चलाया। इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानना बंद कर दिया। इन्होंने 21 सितंबर को गणराज्य की घोषणा के साथ ही अपना एक नया कैलेंडर चलाया और इसको क्रांतिकारी कैलेंडर कहा गया। इसमें जो महीनों के नाम होते थे वो मौसम के आधार पर, फलों के आधार पर, सर्दी गर्मी ऋतुओं के आधार पर, इसके आधार पर नाम होते थे। और 22 सितंबर 1792 को गणराज्य वर्ष 1 का पहला दिन माना गया, यानी कि 21 सितंबर के बाद जो अगला दिन आया 22 सितंबर, उसको पहला दिन माना गया गणराज्य का, और पहला साल भी माना गया 1792 को। तो पहला साल और 22 सितंबर पहला दिन। तो इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं माना, इन्होंने अपना नया कैलेंडर बनाया जब इनका गणराज्य की घोषणा हुई, नेशनल कन्वेंशन यानी आपके निर्वाचित सभा की जब घोषणा हुई तो इन्होंने अपना कैलेंडर भी बना दिया गया और 22 सितंबर 1792 को गणराज्य वर्ष 1 का पहला दिन माना गया। इन्होंने जो शाही प्रतीक थे, मान लीजिए कहीं कोई स्टैचू लगा है राजा का, कोई राजमहल है, उन सबको हटाया, और कोई राजा का झंडा है तो इन सबको हटाया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नए प्रतीक इन्होंने अपनाए। लुई 16 का निष्पादन यानी हटाया गया। 21 जनवरी के दिन गणराज्य की घोषणा हुई और 21 सितंबर के दिन 1792 को गणराज्य की घोषणा हुई और उसके कुछ महीने बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने बाद 21 जनवरी, डेट वही है, याद रखिएगा 21 और 21, तो राजद्रोह के आरोप में लुई 16 को गिलोटिन से मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद अक्टूबर में कुछ महीने बाद उसकी पत्नी कुछ महीने बाद ही उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट को भी मृत्युदंड दिया गया। तो राजा को तारीख याद रखिएगा 21 है, लेकिन 4 महीने बाद जनवरी में 1793 में गिलोटिन से मृत्युदंड दिया गया। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन एक, अभी हम उसकी बाद में आपको पिक्चर भी दिखाएंगे, उसमें गला फंसा दिया जाता था और ऊपर से तेजी से एक वेपन, तेज धार वाला वेपन होता था, आप कुल्हाड़ी कह सकते हैं, फरसा कह सकते हैं, वो गिरता था और गर्दन कट जाती थी। तो इसका आविष्कार गिलोटिन नाम के व्यक्ति ने किया था, इसीलिए इसको गिलोटिन कहते हैं। तो राजा की और रानी की मृत्यु इस प्रकार गिलोटिन में चढ़ा करके कर दी जाती है। तो इस प्रकार फ्रांस में गणराज्य की घोषणा हो जाती है और नेशनल कन्वेंशन यानी कि निर्वाचित सभा का गठन होता है। इसमें मताधिकार देने वालों को 21 वर्ष का होना चाहिए था और इसमें पुरुषों को ही मताधिकार देने का अधिकार था और इसी के साथ फ्रांस में एक नया कैलेंडर भी शुरू होता है। गणराज्य के प्रारंभिक वर्ष, अब शुरुआती वर्ष कैसे गुजरे?
गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? हमने देखा 1792 में गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो अब 93 और 94 का वर्ष कैसा गुजरा, यानी 1-2 साल आतंक कैसा रहा? तो ये समय आतंक का रहा, बहुत ज़्यादा सब जगह मार काट और जो है खून खराबा, लोगों को मारना, जो राजा के समर्थक थे उनको मारना। तो इस प्रकार का ये जो है ये समय रहा, इसको आतंक का राज्य कहते हैं। और आपके जो पेपर है उसमें आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि आतंक का शासन के बारे में लिखिए। तो ये 93 से 94 के बीच रहा। अच्छा, यहाँ हमारा ये जानना ज़रूरी है कि जो नेशनल कन्वेंशन था उसका अध्यक्ष रॉबेस्पियर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? रॉबेस्पियर को बनाया गया था। और इसी के समय में यही रॉबेस्पियर ने आतंक का राज्य शुरू किया था, यानी इतना आतंक मचा दिया था फ्रांस में, इतनी हत्याएं हो रही थी, इतना खून खराबा हो रहा था, तो उसके समय के शासनकाल को आतंक का राज कहते हैं। जनवरी 1793 आपको मालूम है कि राजा लुई 16 गिलोटिन द्वारा मार दिए गए। गिलोटिन का पिक्चर हम आपको आगे दिखाएंगे। मार्च 93 में क्या होता है? बराबर आपका ये जो महीने चल रहे हैं, जनवरी, फिर मार्च, फिर जून, फिर अक्टूबर, फिर जुलाई। तो जनवरी में गिलोटिन पे राजा लुई 16 को चढ़ाकर मार दिया गया। 1793 में क्रांतिकारी न्यायाधिकरण की स्थापना हुई और वेंडी विद्रोह की शुरुआत हुई। वेंडी विद्रोह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, फ्रांस में घटी थी। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रांस में गृह युद्ध सा शुरू हो गया था। वेंडी एक जगह का नाम है और ये फ्रांस के पश्चिमी हिस्से में पड़ती है। यहाँ के जो किसान थे और जो ज़मींदार थे, ये लोग जो थे ये राजशाही को मानने वाले लोग थे, रोमन कैथोलिक चर्च को और राजशाही को मानने वाले लोग थे। इन्होंने कहा कि नहीं, हमको कोई गणराज्य वणराज्य से मतलब नहीं है, हमारे लिए तो महत्वपूर्ण क्या है, राजा था। और इनका जो है नारा ही क्या था कि हम गणतंत्र के लिए हैं और गणतंत्र के लिए ही हम इनका नारा जो था वो था ईश्वर और राजा के नाम पर, ये इनका जो है नारा था। और इन्होंने कैथोलिक और शाही सेना के लिए विद्रोह किया, जगह जगह विद्रोह किया इन्होंने। इसको वेंडी विद्रोह करते हैं। और इन्होंने गणराज्य के विरुद्ध विद्रोह किया और इनका नारा था ईश्वर और राजा के नाम पर, यानी ये पूरी तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च और राजशाही को मानते थे। फिर क्या हुआ, उस समय तो दौर चल रहा था आतंक के शासन का। तो हम आतंक के शासन के अंतर्गत क्या क्या दबाया गया, किसको किसको दबाया गया, किसकी किसकी हत्या हुई, कितनी बड़ी संख्या में हत्या हुई। तो ये वेंडी के लोगों को भी बहुत बड़ी संख्या में मारा गया और वेंडी के लोगों ने भी विद्रोह किया और गणराज्य के ये जो निर्वाचित सभा के लोग थे इनके खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन रॉबेस्पियर ने इन सब विद्रोहों को दबा दिया और वेंडी विद्रोह भी दब गया। लेकिन ये लंबे समय तक चला वेंडी विद्रोह, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, 2-4 साल चला ये वेंडी विद्रोह और इसमें बहुत लोग मारे गए और ये वेंडी जो जगह थी ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। एक तरीके से कहा जाए कि ख़त्म का मतलब जगह ख़त्म नहीं हुई, वहाँ के लोग ही ख़त्म हो गए, मार डाले गए, इतना अत्याचार इन पर हुआ। 1793 जून आता है, जैकोबिन नेता रॉबेस्पियर का उदय और जिरोंडिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी। तो 2 दल थे, जैकोबिन और जिरोंडिस्ट, 2 दल थे वहाँ पर। तो जो रॉबेस्पियर था, जिसके समय में ये आतंक का शासन चल रहा था, और निर्वाचित सभा का जो अध्यक्ष भी था, जो निर्वाचित सभा भी गठन की गई 1792 में, जिसको कि हम नेशनल कन्वेंशन कह रहे हैं, उसका ये अध्यक्ष भी था। तो इसका काम क्या था कि जितने भी राजतंत्र से जुड़े हुए लोग हैं या रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले लोग हैं उनको मारो। और ये जैकोबिन नेता था, जैकोबिन, और 2 दल थे, जिरोंडिस्ट नेताओं की बड़े पैमाने पर इसने गिरफ्तारी कराई। और रॉबेस्पियर का इस आतंक के शासन का मतलब ही पर्याय था रॉबेस्पियर, यानी रॉबेस्पियर का नाम आतंक के शासन से जुड़ा हुआ था और रॉबेस्पियर ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिलोटिन से मरवाया। अब अक्टूबर में क्या हुआ, राजा लुई 16 तो 1793 में उनकी डेथ हो गई थी। अक्टूबर में मैरी एंटाइनेट को भी मार दिया गया और आप पढ़ ही चुके हैं कि क्रांतिकारी कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसमें उनके कैलेंडर में
जो नाम होते थे वह ऋतुओं के नाम पर, फसलों के नाम पर हुआ करते थे। अब हम देखते हैं ये हाँ 94 जुलाई 94 सही है घटना। ये 93 सब चल रहा है, जनवरी, मार्च, जून और अक्टूबर, अब ये जुलाई आ गया 1794। इसमें थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया हुई। यहाँ 94 में आकर के आतंक के राज की समाप्ति होती है, यानी अब जनता त्रस्त हो गई थी। किसी को भी शंका की नज़र से आप गिलोटिन पर चढ़ा दे रहे थे, मार दे रहे थे, तो ये सब कुछ फ्रांस में चल रहा था। तो एक साल बाद 94 में ये आतंक का शासन समाप्त होता है। कैसे होता है, इसको बोलते हैं थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया। थर्मिडोरियन क्या है, जो ये आपका नया कैलेंडर है ना, इसके महीने का नाम थर्मिडोरियन है। इसको कहें तो जुलाई का महीना था। थर्मिडोरियन का मतलब होता है गर्मी का महीना। तो ये इस समय रॉबेस्पियर के लिए जो है विद्रोह हुआ, क्योंकि रॉबेस्पियर बहुत ज़्यादा निरंकुश हो गया था और हर जगह इसका पूरा आतंक चल रहा था। तो लोगों ने विद्रोह किया, क्योंकि किसी को भी शक के आधार पर ये मार देता था, गुलोटिन पे चढ़ा देता था। तो रॉबेस्पियर के खिलाफ ये सब चला और रॉबेस्पियर को पकड़ करके उसको भी गुलोटिन पे, लास्ट में ये गुलोटिन है, उसको भी गुलोटिन पे चढ़ा दिया गया। चढ़ा दिया गया मतलब ऊपर नहीं हैंग किया गया, गुलोटिन ऊपर से नीचे गिरता था और गला कट जाता था। तो ये थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया का मतलब है जुलाई के महीने में एक प्रतिक्रिया हुई थी, एक विद्रोह हुआ था। किसके खिलाफ? रॉबेस्पियर के खिलाफ। थर्मिडोरियन का मतलब है गर्मी का महीना, तो इसको थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया कहते हैं और इसमें रॉबेस्पियर का भी अंत हो गया। इस अवधि में लगभग 16,000 लोगों को आधिकारिक रूप से मृत्युदंड दिया गया और हज़ारों अन्य लोग बिना मुकदमे के मारे गए। तो ये जो टाइम था ना, इस टाइम पर कितने ज़्यादा लोग मारे गए और कईयों पर तो मुकदमा भी नहीं चला और उनको मृत्युदंड दिया गया। ये जैकोबिन क्लब का प्रभाव देख सकते हैं। जैकोबिन क्लब के रॉबेस्पियर था, यानी आतंक का शासन। जैकोबिन क्लब का मतलब ही है आतंक का शासन, क्योंकि रॉबेस्पियर उसका अध्यक्ष था। कैसे आग लगाई जा रही है, कैसे पकड़ पकड़ कर लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। आंतरिक और बाह्य चुनौतियाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। निष्कर्ष और प्रभाव क्या निकला? 1792 की गणराज्य का क्या महत्व हुआ? राजतंत्र का अंत हो गया। ये हम लोगों ने देखा कि फ्रांस का राजा कैद कर लिया गया और राजतंत्र की एक गणराज्य की घोषणा की गई और एक नेशनल कन्वेंशन यानी निर्वाचित सभा का गठन किया गया। तो 1792 में गणराज्य की स्थापना ने फ्रांस में 1000 वर्षों से चली आ रही राजशाही परंपरा का अंत कर दिया। लोकतांत्रिक मूल्यों का उदय, यानी ऐसे नियम बनाए गए जिसमें जनता के लिए नियम थे और जनता की भलाई के लिए नियम थे। सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार की शुरुआत हुई। इसमें जो नेशनल कन्वेंशन में जो खड़ा होगा व्यक्ति, उसको जो लोग मत देंगे उसमें पुरुषों को अधिकार दिया गया कि वो मताधिकार करेंगे और जनता की संप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता मिली। नए संवैधानिक प्रयोग हुए। अब चूँकि नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, पहली बार में हर चीज़ फिट नहीं होती है, तो पहला फ्रांसीसी गणराज्य, ये पहला गणराज्य था। आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने पूरे यूरोप पर प्रभाव डाला था। फ्रांसीसी गणराज्य के विचारों ने पूरे यूरोप में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया और राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिए थे। जो जहाँ जहाँ भी राजतंत्रवाद चल रहा था, यानी राजा का शासन था, वहाँ की जनता थोड़ा सा कुलबुलाने लगी थी, परेशान होने लगी थी कि जिस तरह फ्रांस ने राजा को गद्दी से हटा दिया, क्या हम भी कोशिश करें कि हमारे देश में भी हमारा शासन हो, हमारा जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि बैठे गद्दी पर। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांस की ये जो क्रांति थी, इसने राष्ट्रवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श पर आज भी दुनिया भर में लोकतांत्रिक आंदोलनों की प्रेरणा है। यानी सभी आज़ाद हैं, सभी समान हैं, सभी भाईचारे से के साथ हैं। ये आज भी दुनिया भर में लोकतांत्रिक आंदोलनों की प्रेरणा है। यानी जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र के लिए आंदोलन हो रहे हैं, जनता के शासन के लिए आंदोलन हो रहे हैं, वहाँ ये लाइन फिट बैठती है। 1792 का गणराज्य फ्रांसीसी क्रांति का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने यूरोप के राजनीतिक इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो 1792 में गणराज्य फ्रांस में बदल गया था।
तो यहाँ हम लोगों ने पूरा ये जो स्लाइड चल रही थी 1792 के गणराज्य की स्थापना, इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद हम आते हैं लुई 16 का 1793। तो ये आप उसी स्लाइड में देख चुके हैं कि 1700 राजद्रोह का आरोप लगा लुई 16 पर, और राजा पर विदेशी शक्तियों से षड्यंत्र करने पर, यानी कि राजा चाहता था कि हमारे यहाँ जो ये क्रांति हो रही है ये किसी तरह समाप्त हो जाए, तो इसके लिए उसने विदेशी शक्तियों से भी उसने साठगांठ करने की कोशिश की, और इस पर राजा पर आरोप था। और राजा को मृत्युदंड राष्ट्रीय सम्मेलन में जो नेशनल कन्वेंशन थी, राजा को मृत्युदंड देने का फैसला दिया। तो 21 जनवरी 1793 को पेरिस में लुई 16 को गिलोटिन में सार्वजनिक रूप से, यानी पूरी जनता के सामने उसका वध कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, गिलोटिन पर मृत्युदंड दिया गया। आंतरिक विद्रोह और आतंक का राज्य, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको पूरा विस्तृत तरीके से कि किस तरीके से 1793 से 1794 के बीच आतंक का शासन रहा। आतंक का शासन मतलब है कि जो नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ था उसका अध्यक्ष था रॉबेस्पियर, और रॉबेस्पियर ने इस पूरा एक साल में 1793 से 1794 में पूरा फ्रांस में आतंक ही आतंक मचा रखा था। और वो रॉबेस्पियर और गिलोटिन मतलब उसका वो जो हथियार था, उससे पूरे फ्रांस में आतंक था, और इसको रेन ऑफ टेरर, रेन माने शासन, आतंक का शासन कहा जाता था। तो विद्रोह और षड्यंत्र जहाँ कहीं भी होते थे वहाँ ये उनको दबाने के लिए अपना गिलोटिन लेके पहुँच जाता था। ये भी नहीं देखता था कि भीड़ सिर्फ देख रही है या शामिल है उस विद्रोह में। और रॉबेस्पियर और जैकोबिन क्लब ने गिलोटिन द्वारा विरोधियों का दमन किया और लाखों लोगों को मृत्युदंड दिया। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं इस स्लाइड में। आतंक का शासन क्या है, ये देखिए, ये है गिलोटिन, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसको और विस्तार से एक पिक्चर हम देंगे। और यहाँ पर एक व्यक्ति को लिटा दिया जाता था, यहाँ पे गर्दन फंसाई जाती थी, और ये जो धारदार चीज़ है ये फड़ाक से इसके गर्दन पर गिरती थी और गर्दन अलग हो जाती थी। ये पूरी जनता है, जनता भी है, सेना भी है, ये सब पूरे भरे बाज़ार में इस प्रकार का ये गिलोटिन के द्वारा ये निष्पादन किया जाता था, हत्या की जाती थी, और पूरे खुले तौर पर किया जाता था। बच्चे भी देखते थे, औरतें भी देखती थी, आदमी भी देखते थे, बूढ़े भी देखते थे, जिसका मरने वाला व्यक्ति होता था वो भी देखता था, उसको भी देखना पड़ता था। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा खुली मार्केट है और उसके बीच में ये गिलोटिन लगा करके इस व्यक्ति को मारा जा रहा है। तो आतंक का शासन, आपके में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये कि आतंक के शासन के बारे में लिखिए फ्रांस में। तो आतंक का शासन क्या था, तो एक साल चला ये, सितंबर 1793 से जुलाई 1794 तक। रॉबेस्पियर और सार्वजनिक सुरक्षा समिति के नेतृत्व में, हमने आपको बताया कि निर्वाचित सभा का अध्यक्ष था रॉबेस्पियर, जो आपकी नेशनल कन्वेंशन या निर्वाचित सभा जो चुनी गई थी उसका ये अध्यक्ष था। तो इसी के नेतृत्व में ये आतंक का शासन चला, यानी कि आतंक का शासन तो उसको नाम इसलिए दिया गया कि जब चाहे जिसको चाहे बगैर मतलब शक के बेस पर भी गिलोटिन पे चढ़ा देता था। तो पूरे फ्रांस में अराजकता का माहौल था। सामूहिक हत्याएँ और राजनीतिक दमन। सामूहिक हत्याएँ एक के बाद एक, पता चला एक ही गिलोटिन पे 50-50 लोगों को चढ़ा दिया जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और राजनीतिक दमन, राजनीतिक दमन का मतलब है जो इसका विरोध करता था उसका भी ये दमन करा देता था। अनुमानित 17,000 आधिकारिक मौतें और 50,000 तक लोगों की मृत्यु। तो मतलब एक साल में 50,000 लोगों तक की मृत्यु इस गिलोटिन के द्वारा रॉबेस्पियर ने कराई थी। क्रांति के विरोधियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया ये अभियान था। ये अभियान किस लिए चलाया था, वो ये कहता था कि जो भी क्रांति का विरोध करेगा, यानी कि ये जो गणराज्य हम लोग स्थापित कर रहे हैं, इसका जो भी विरोध करेगा उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। आतंकी शासन के कारण क्या थे, किन कारणों से आतंक का शासन स्थापित हुआ, प्रमुख कारण भी तो कुछ ना कुछ रहे होंगे। तो क्रांतिकारी सरकार का डर और आत्मरक्षा की इच्छा। तो ये जो रॉबेस्पियर था या ये नेशनल कन्वेंशन या निर्वाचित सभा का जो गठन किया गया था, ये डर रही थी कि ऐसा ना हो कि राजा के जो समर्थक हैं ये हम पर कभी अटैक कर दें, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ कर, जो राजशाही से समर्थन जुड़े हुए लोग हैं, इनको पकड़ कर क्यों ना मार दिया जाए। तो ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, अगर राजा के समर्थक लोगों को मार दिया जाएगा। तो इस कारण से भी जो लोग थे वो गिलोटिन पर चढ़ाए जा रहे थे।
आंतरिक विद्रोह हमने आपको बताया, बैंडी का विद्रोह। बैंडी एक जगह थी, वहाँ पर जो लोग थे वो रोमन कैथोलिक चर्च और राजा के समर्थक थे, उन्होंने विद्रोह किया और जो है उनको भी इसलिए मारा गया, गिलोटिन पर चढ़ाया गया। तो ये कारण थे कि विद्रोह हो रहे थे। जैकोबिन दल का उदय, उनका कट्टरपंथी एजेंडा, गिरोंडिस पर विजय। तो ये जैकोबिन दल से जुड़ा हुआ था कौन? रॉबेस्पियर। और इनकी विचारधारा जो थी वो कट्टरपंथी थी, यानी मारो, किसी पर दया नहीं करना है। जो राजा का समर्थक है या पोप का समर्थक है या जो राजशाही का समर्थक है, उनको सिर्फ मारना है। ये जैकोबिन क्लब का पूर्णतया उद्देश्य था। आर्थिक संकट और खाद्य कमी से उत्पन्न अशांति और जनता का संतोष। देखिए, मेन जो चीज़ थी जिसके कारण क्रांति घटित हुई थी, आर्थिक संकट और खाद्य कमी, उसका निवारण अभी तक हो नहीं पाया था। तो जनता ने तो ये देख लिया कि आपका गणराज्य भी गठित हो गया, चलो राजा को भी हटा दिया गया, अब गणराज्य का भी गठन हो गया, नेशनल कन्वेंशन हो गई, एक सभा निर्वाचित हो गई, लेकिन अभी तक हमें खाने की जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो तो सॉल्व हुई नहीं। तो लोग इसके खिलाफ क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे। तो ये इसने अब ये सोचता था हमको जो है हटना ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो हम ही को लोग मार डालें, क्या कहते हैं, क्योंकि अभी अनाज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो इसने भी ये आतंक का शासन इसलिए भी बनाया क्योंकि लोग जो है दबे रहें और खाद्य कमी और जो ये संकट आ रहा है उस पर ज़्यादा बात ना करें। जनता संतोष कर रही थी, ठीक है। इसी के कारण फिर थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया होती है और उसका जो है इसको चढ़ा दिया जाता है गिलोटिन पर। क्रांति के आदर्शों के रक्षा के नाम पर चरम उपायों का औचित्य। नाम तो क्रांति का ले रहे थे, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से अपना शासन चलाना चाहता था, इसलिए इसने आतंक का शासन बनाए रखा, यानी अपना टेरर बनाए रखा। इसको आप ये सोचिए। ये है गिलोटिन का पूरा पिक्चर। और यहाँ देखिए, यहाँ व्यक्ति का यहाँ लिटाया जाता था उसको, और यहाँ इसका गर्दन फंसाया जाता था, और ये तेज़ धार वाला ब्लेड होता था, इसको यहाँ से छोड़ दिया जाता था और खचाक से आके गर्दन कटती थी। और गर्दन इसमें ये बकेट बाल्टी जैसी आपको दिख रही है, इसमें ये गिर जाती थी। इस वेपन को कहीं भी ले जा सकते थे। तो प्रमुख घटनाएं और कानून। आतंक के शासन के कानून और प्रमुख घटनाएं क्या थी? क्रांतिकारी न्यायाधिकरणों की स्थापना, त्वरित न्याय और सजा। तो 1793 में क्रांतिकारियों ने, यानी कि जो राजा के खिलाफ थे, जो क्रांतिकारी थे, जो गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे, उन्होंने न्यायाधिकरणों की स्थापना की। इसमें क्या होता था कि तुरंत न्याय मिलेगी, तुरंत सजा। पता चला आप राजद्रोह में ग्रसित हैं, कोई उसकी सुनवाई नहीं और सीधे आपको इस गिलोटिन में चढ़ा दिया जाएगा। संदिग्धों का कानून 1793, ये मार्च में आया था। ये संदिग्धों का कानून 17 सितंबर 1793 में आया था। इसमें अगर किसी व्यक्ति पर भी संदेह होता था कि ये क्रांति का विरोधी है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था या गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। गिलोटिन का व्यापक उपयोग। डॉक्टर जोसेफ गिलोटिन द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। तो जिनका नाम था उन्हीं के नाम पर इसको जो है नाम दे दिया गया था, गिलोटिन। अधिकतम कानून 29 सितंबर 1793, कीमतों और मजदूरी पर नियंत्रण, ये भी एक कानून लाया गया। प्रेरियल कानून, न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए 1794 में कानून लाया गया। तो ये घटनाएं इस काल में घटी। आतंक के शासन के प्रमुख कानून कौन कौन से थे, ये कानून आए थे, और घटनाएं कौन कौन सी प्रमुख घटी थी, तो ये आपके सामने घटनाएं भी रख दी गई हैं। ये है रॉबेस्पियर। देखिए, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिन्होंने समय में आतंक का शासन चला था पूरा एक वर्ष में 50,000 से ज़्यादा लोग गिलोटिन पे चढ़ाए गए, कुछ को बंदी बनाया गया और कोई पैरवी नहीं होती थी। अगर इनको शक हो गया या इनके बंदों को शक हो गया कि ये व्यक्ति राजशाही समर्थक है, तो जो है अगर शक हो गया कि ये राजशाही के समर्थक हैं, तो इनको ये तुरंत गिलोटिन पर चढ़ा देते थे। आतंक के शासन के प्रमुख नेता थे, ये आपको पता ही है। जैकोबिन क्लब के नेता और सार्वजनिक सुरक्षा समिति के प्रमुख ये सदस्य थे। तो जैकोबिन के क्लब के नेता थे और ये जो सुरक्षा समिति थी उसके भी ये प्रमुख सदस्य थे।
सद्गुण और आतंक का दर्शन, क्रांति की रक्षा के लिए आतंक आवश्यक। इनको ऐसा मानना था कि अगर क्रांति की हमें रक्षा करनी है, ये जो क्रांति हम 1789 की पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, इसकी अगर हमें रक्षा करनी है तो हमें इसके लिए आतंक बनाना होगा, क्योंकि लोगों के मन में अगर डर होगा कि हम राजशाही के साथ ना चले जाएं, पोप के समर्थन में ना चले जाएं, ऐसा ना हो ये लोग हमें मौत के घाट उतार दें, जैकोबिन दल वाले या रॉबेस्पियर समर्थक वाले, तो इसके लिए आतंक ज़रूरी है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के लिए भी इन्होंने इसका उपयोग किया, यानी कि इनके भी कई प्रतिद्वंदी पैदा हो गए थे, कई लोग इनसे चिढ़ने लगे थे, जलने लगे थे, तो इनको समाप्त करने के लिए इन्होंने ये जो है इसका प्रयोग किया। और सर्वोच्च सत्ता, इनके मन में लालच आ गया था सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करने के लिए, और इसके लिए ही इन्होंने जो है आतंक का शासन ये लाए थे। अंततः अपने ही साथियों द्वारा विश्वासघात किया गया और 28 जुलाई 1794 को गिलोटिन पर इनको भी चढ़ा दिया गया। 1794 28 जुलाई 1794 में ये रॉबेस्पियर जो थे, जो आतंक के शासन को लेकर आए थे, इनके साथियों ने इनके साथ विद्रोह किया और इनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। आतंकी शासन के क्या परिणाम निकले? इससे 50,000 लोगों की मौत हुई, बहुत भयानक परिणाम निकले, बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकले। फ्रांसीसी समाज में भय और अविश्वास का माहौल हो गया। डर तो लग ही रहा था लोगों को कि कब किस पर जो है गुलेटिन की वार चढ़ जाएगी, कि कौन गुलेटिन पर चढ़ जाएगा, लेकिन अविश्वास का माहौल भी हुआ, क्योंकि पता नहीं कौन किस व्यक्ति के बारे में क्या कह दे, अगल बगल का पड़ोस का व्यक्ति या जिससे हम मिलने जुलने वाले हैं क्या कह दे और हमको गिलोटिन पर चढ़ा दी जाए। क्रांति का कट्टरपंथीकरण उसके बाद की प्रतिक्रिया। तो ये क्रांति का ये बहुत घिनौना रूप था, कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ था, यानी ये इंसानियत के खिलाफ था। विदेशी शक्तियों के खिलाफ युद्ध में सफलता, क्रांतिकारी आदर्शों का विकृतीकरण और जनता का मोह भंग। तो जल्द ही जनता का मोह भंग हो गया, किससे? आतंक के शासन से, क्योंकि जनता का जो मूल मुद्दा था कि हमारे पास अनाज नहीं है, हम भूख से मर रहे हैं, हमारे परिवार भूख से मर रहे हैं, उसका ये कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। तो जनता ने के साथ के जो लोग थे, इनके साथ के लोग थे, उन्होंने ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निरंकुश हो गए थे, तो साथ के लोगों ने अब सोचा कि इनको अब इनका भी खात्मा होना चाहिए, जैसे राजा रानी खत्म हो गए, इनका भी खात्मा होना चाहिए। तो जनता ने मिलकर के और उन लोगों ने मिलकर के इनको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया और आतंकी शासन समाप्त हुआ। ये देख रहे हैं आतंकी शासन का अंत, इनको भी गिलोटिन पर चढ़ाया जा रहा है। गिलोटिन द्वारा निष्पादन का दृश्य, रोबेस्पियर और उनके समर्थकों, अकेले रोबेस्पियर को नहीं मारा गया, उनके समर्थक जो थे, जो लोग थे, उनको भी मारा गया। तो इसको थर्मिडोर का षड्यंत्र कहते हैं। ये 17 जुलाई 1794 को हुआ था। थर्मिडोर हमने बताया गर्मी का महीना, और रोबेस्पियर के विरुद्ध विद्रोह होता है। तो ये जुलाई के महीने में, यानी थर्मिडोर के महीने में रॉबेस्पियर के खिलाफ विद्रोह होता है और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी होती है और गिलोटिन के द्वारा उनकी हत्या होती, निष्पादन होता है। इसको थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया कहते हैं। ये आतंक के शासन के बाद की अवधि है। इसको थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया, यानी थर्मिडोरियन ने जुलाई के महीने में जो प्रतिक्रिया हुई, लोगों ने किया, उसको थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया, थर्मिडोरियन मतलब गर्मी का महीना। इसके बाद 1794 में ये घटना घटित हुई थी। 1795 में डायरेक्टरी का शासन अब आता है, जिसमें 5 डायरेक्टर चुने जाते हैं जो अब शासन संभालेंगे, और इस प्रकार आतंक के शासन का अंत होता है। तो ये स्लाइड भी यहाँ समाप्त होती है। तो हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। अब हम लोग आगे की स्लाइड में आगे के बारे में डिस्कस करेंगे।